This is another very I must say worst approach to prepare any competitive. ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि भैया पूरा का पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पहला से लेके आखिरी तक A to Z सब कुछ पढ़ना होता है और सबसे क्वेश्चन आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड अब स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो? सो सिंपल सा ये प्लान है तुम्हारा। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि भैया पूरा का पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पहला से लेके आखिरी तक A to Z सब कुछ पढ़ना होता है और सबसे क्वेश्चन आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिटॉक्स बायोलॉजी एंड दिस इज़ अनदर वीडियो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट रिविजन प्लान फॉर द नेक्स्ट 50 days और नेक्स्ट मंथ टू एस द MPSET एग्जाम विथ ईज। नाउ ईज का मतलब आराम नहीं है, ईज का मतलब आराम बिल्कुल नहीं है। ईज का मतलब है स्मार्ट प्रेपरेशन, कि स्मार्ट तरीके से आप कैसे उसको एस कर सकते हैं, बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं ना। पहली चीज़ तो ये एक रिवीजन प्लान है, इट इज़ नॉट फॉर बिगनर, इट इज़ अ रिवीजन प्लान। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप बिगनर हैं और आप आज से या अभी कुछ दिनों से सोच रहे हैं प्लान करने का MPSET को, या आपने फॉर्म भरा था और अब आप सोच रहे हैं कि अभी से कोई चमत्कार हो जाए, तो सॉरी टू से दिस बट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आप यहीं पे बंद करके वीडियो को और प्लीज़ अपना जो दूसरा रूटीन वर्क है उसमें लग जाए। बट जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। पहला मिथ, बिकॉज अवर चैनल द मेन मिशन ऑफ दिस चैनल इज टू डिटॉक्सिफाई द मिथ। तो पहले मिथ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला मिथ जो है कि 2 months आर नॉट इनफ। सो भैया 2 महीने इनफ, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ बदला जा सकता है, बट अगर आप 2 महीने में ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलते हैं और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके चलते हैं, तो 2 महीनों में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली जा सकती है। आपकी जो सिलेक्शन रेट है, मान लो सपोज अभी 50-60% है, आप उसको आसानी से 85 to 90% रेशियो तक ले जा सकते हैं, द सिलेक्शन रेशियो एज वेल, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, और वो कैसे पता करना होता है इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है आपको, आपको 80-20 प्रिंसिपल पे फॉलो करना है कि 80% ऑफ योर सिलेबस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 20% सिलेबस इंपॉर्टेंट है जिससे 80% सवाल बनने वाले हैं, और बचे हुए जो 20% क्वेश्चन है उनके लिए आपको 80% सिलेबस बचा हुआ करना पड़ेगा। तो पहले इस पे ध्यान दो कि 20% सिलेबस वो कवर करके जाओ जिससे 80% सवाल आने वाले हैं, फिर बचा हुआ 20% पे आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, ये सबसे बड़ा मिथ है कि यू हैव टू कवर मैक्सिमम सिलेबस एंड यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिविजन। भैया मैंने 7-8 एग्जाम्स पे काम किया है अभी तक कॉम्पिटिटिव में, फॉर्चुनेटली अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं, बट मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि आप कितना भी पढ़ लो और कब तक भी पढ़ लो, आप कभी भी बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर सकते हो। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी रहती है जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्रेम में बैठते हो। 3 घंटे 3.5 घंटे में आपको सब कुछ सोच के जितना आपने पढ़ा है समझा है वो सब इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट इज़ वाई रिविजन इज़ द की। इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो कम्स इनटू द पिक्चर। नाउ लास्ट मिथ, अफ्रेड ऑफ मॉक टेस्ट। और हम सोचते हैं कि भैया जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, व्हेन आई विल बी कंप्लीटिंग माय सिलेबस, देन आई विल बी गिविंग द मॉक टेस्ट। दिस इज अनदर वेरी I must say worst approach to prepare any competitive, बिकॉज जब आप इस तरह से सोचते हो कि भैया जब सिलेबस कवर हो जाएगा फिर मैं दूंगा, तो कभी भी सिलेबस कवर होगा नहीं। सच बात है ये। आपको टेस्ट उस समय देना होगा जब आपकी प्रिपरेशन जो है आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम एफिशिएंट एस्पायरेंट, ठीक है। सो एफिशिएंसी पे ज़्यादा काम करना है हमको, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड अब स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो? सो सिंपल सा ये प्लान है तुम्हारे सामने, इसको एक बार देख लेते हैं क्या प्लान है। प्लान शुरू हो रहा है आज से, विच इज़ 5th of July। तो 5th of July से लेके 15th of August तक हमको पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है 40 दिन में, और उसके बाद हमको उसका री रिविजन करना है। तो दिस इज रिविजन प्लान है, उसके बाद में इसका री रिविजन भी करना है। बायोकेमिस्ट्री से आप शुरू करें, फर्स्ट 4 days अप टू 8th of July आपको क्या करना है। अब 1-2 दिन ऊपर नीचे चल सकता है, मान लो तुम कल वीडियो देख रहे हो या परसों वीडियो देख रहे हो, तो तुम 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो। तो शुरू के 4 दिन आप बायोकेमिस्ट्री को दीजिए, बहुत अच्छे से उसको कवर करिए, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के, न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म, कहाँ पे किसका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे होता है, मेजर एंजाइम्स कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें। देन सेल बायोलॉजी, योर सेकंड यूनिट विच इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट 4 days।
देन फंडामेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग आरडीटी। आरडीटी इज मेथड्स इन बायोलॉजी, द 13th यूनिट। बट इसको दोनों को कंबाइन करके पहले आप 3 दिन में मॉलिक्यूलर के बेसिक्स फंडामेंटल्स कवर करें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड ऑल दिस थिंग्स, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, देन आरडीटी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फास्ट डीएनए क्या होता है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती है, सीक्वेंसिंग टेक्निक्स होती है, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत वेक्टर्स से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे हो जाएगी। फिर आप टूल्स एंड टेक पे जंप कर जाइए। इसमें क्या होगा, जब आप मॉलिक्यूलर, सेल्यूलर और बायोकेम ढंग से पढ़ चुके होंगे तो आपको टूल्स एंड टेक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके यूनिट पढ़ते हैं, वो अच्छे अप्रोच नहीं है। ज़्यादातर जगह पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है और बहुत सारे बहुत नॉलेजेबल पर्सन आपको ऐसे बताते हैं, लाइक आप सुन सकते हैं उनकी बात, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर दिस यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन जेनेटिक्स, उसको भी 4 दिन में खत्म करना है। जेनेटिक्स में मेजरली आपका फोकस होना चाहिए मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर। आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस में क्या अंतर है, इस तरह की बातें कवर करने के बाद आप आ जाइए सीधा एवोल्यूशन पे। जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स और यहाँ पे लिंकेज वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एवोल्यूशन में, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल आ गई एक चीज़, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो दूसरा पार्ट है आपका एवोल्यूशन का, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप जेनेटिक्स को अच्छे से कवर करके जाएंगे तब। उसके बाद में इसमें एक आपका एनिमल बिहेवियर का टॉपिक आता है। एनिमल बिहेवियर में जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स थे, कंडीशनिंग किसको बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग किसको बोलते हैं, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर बेसिक निकोटिन वर्जन के क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद थोड़ा सा अल्ट्रुइज्म के बारे में और किन सिलेक्शन के बारे में सिर्फ देखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। देन इकोलॉजी, अगले 4 दिन में अपने को इकोलॉजी खत्म करना है। इकोलॉजी में आपका मेन फोकस होना चाहिए एक तो बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस और फैक्टर्स के ऊपर, उसके अलावा इसके अंदर इकोसिस्टम, एनर्जी एफिशिएंसी, इसके ऊपर बेसिक सवाल रहते हैं, वो देख लेना है। आफ्टर दिस डाइवर्सिटी, जस्ट इकोसिस्टम के बाद होना चाहिए या इकोलॉजी के बाद होना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो डिमांड मांगती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी की। तो जब आप इकोलॉजी ढंग से पढ़ेंगे तो आपको डाइवर्सिटी पढ़ने में मजा भी आएगा, समय भी कम लगेगा। उसके बाद में एंड में आपके डाइवर्सिटी कंप्लीट होते होते तो हम लोग 1 2 3 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 ऑलमोस्ट 8.5 यूनिट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उसके बाद में आपको सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग विच इज यूनिट 4, इस पे जंप करना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिट है ये सबका क्या है, कॉम्बिनेशन है जो मॉडर्न हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। अब आप जब जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ के भूल जाएंगे, जेनेटिक इसमें सेल बायो, मॉल बायो और इन सब के। तो जब आप सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग वापस रिवाइज करेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स री रिवाइज हो जाएंगे अनइंटेंशनली, मतलब ये सब कॉन्शियसली री रिवाइज होंगे जब आप सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग में इम्यूनोलॉजी और बाकी चीज़ों को ढंग से करेंगे तब। आफ्टर दिस कंप्लीटिंग दिस थिंग आप 9th अगस्त पे पहुंचेंगे। 9th अगस्त से 15th अगस्त तक आपको अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। अगर आप जूलॉजी से हैं और आपका जूलॉजी बैकग्राउंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आप एनिमल डेवलपमेंट और एनिमल फिजियो को रिवाइज करें, अगर आपने पहले से कर रखा है तो, क्योंकि ये दोनों बहुत ब्रॉड और बहुत डिटेल्ड यूनिट है। ऑल्दो क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच डिटेल्ड बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और जब वो एग्जाम हो जाता है उसके बाद में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अथा सीरीजेस चलाते हैं, पता नहीं क्या सीरीज चलाते हैं। बायोलॉजी आज भी वही थी, कल भी यही है, और आने वाले आई थिंक 100 साल तो यही रहने वाली है, सिर्फ अपडेट्स होंगे ना। तो मेमोरी बेस्ड जैसा कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट द फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। नाउ अगर आपका एनिमल डेवलपमेंट, एनिमल फिजियो तैयार है तो आप उसी को रिवाइज करें, और प्लांट फिजियो और प्लांट डेवलपमेंट बॉटनी वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपका बॉटनी भी स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि प्लांट डेवलपमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, जैसे फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस, ABCDE मॉडल। उसके अलावा प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस, केल्विन साइकिल, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम की सिग्नलिंग में नहीं घुसना है, जो PFR PR उधर नहीं जाना है। बेसिक क्या काम करता है वो, फोटो पीरियोडिज्म कैसे काम करता है, ब्लू लाइट रिस्पॉन्स क्या है, ये बेसिक सी बातें आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में बॉटनी वाले भी अगर एनिमल फिजियो चाहें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो वैसे भी हम लोग ह्यूमन फिजियो में पढ़ती हैं 12th में, तो उसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी कंपैरेटिव एनाटॉमी वगैरह इसमें नहीं घुसना है, वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, है ना। ओके, तो दिस इज ऑल। यहाँ तक हम लोग अपनी 11 और 12.5 यूनिट कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, फिर आप एक दिन का रेस्ट लीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है पिछले 40 दिनों में, और ये 90% लोग नहीं कर पाएंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। 90 क्या, आई शुड से 95% ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट, दिस इज रियलिटी। लाइक अब क्या कर सकते हैं, ये रियलिटी है।
वरना सभी सिलेक्ट हो जाते हैं ना। तो 95% ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट इफ यू विल बी एबल टू डू इट, द चांसेस, आई गारंटी इट, मिनिमम 45% ऑफ योर सिलेक्शन चांसेस विल बी इंक्रीजिंग, मिनिमम। फिर 16 तारीख को रेस्ट लेने के बाद, अब यहाँ पे रेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको सोचना है कि आपने अब रिविजन कर लिए हैं, अब आपके कौन सी यूनिट्स ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी कसर बाकी रह गई है, उन यूनिट्स को आप वापस से एक एक दिन का प्लान बनाएं और फटाफट फटाफट से रिवाइज करें। 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक 6 दिन है यहाँ पे, ये 6 डे का पूल है, इसके हिसाब से आप जो भी 4-5 यूनिट रिवाइज करना चाहते हैं उसको करें। उसके साथ में कुछ टॉपिक्स आप अप्लाइड बायोलॉजी के भी पढ़ें, जैसे बायो सेंसर्स के बारे में पढ़ सकते हो आप, उसके अलावा बायो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हो, बायो रिमीडिएशन, फाइटो रिमीडिएशन के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक, ठीक है। सो दैट्स द प्लान। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यही डिसीजन मेकर भी है कि आप मेक और ब्रेक करने वाले हो। पहली चीज, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर तीसरे दिन पे सॉल्व करना है। जैसे आज 5 तारीख है, तो 8वीं तारीख को आपको पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, फिर 11वीं पे, फिर 14वीं पे, फिर 17, फिर ऐसे 20, हर तीसरे दिन आपको एक पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद 10 अगस्त के बाद से ये एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको हर ऑल्टरनेट डे पे करनी है। जैसे आज किया, फिर परसों किया, ऐसे करते करते 10 अगस्त को करने के बाद में 12 अगस्त, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, 22 और फिर 24। 26 को नहीं करना है, 25-26 को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में आपका डायरेक्टली अपन आ जाएंगे कहाँ पे। अब ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू से बेस्ट कोई सोर्स नहीं है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द बेस्ट सोर्स। कोई कोचिंग इंक्लूडिंग आर कोचिंग नहीं बता सकती कि किस तरह का पेपर सेट होगा, बट पीवाईक्यू आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बता देंगे कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है और किस लेवल की आपकी तैयारी है, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि कैसे पता करना है कि क्या कैसे कितना क्या पढ़ना है, ये मैंने बोला था ना कि नॉट फुल सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप ये पीवाईक्यूज करोगे ना हर तीसरे दिन पे, तो आप ये भी समझते जाओगे कि यार मैंने ये यूनिट तो रिवाइज कर ली है बट मैं ये पीवाईक्यू नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा अरे यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने छोड़ दिया, तो यू विल रिवाइज इट अगेन। और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो यू विल फील मोटिवेटेड दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद प्लीज एक ही सोर्स पे काम करें, ऐसा नहीं हो कि आप 10 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, फिर इसके उधर जा रहे हैं, इसके उधर जा रहे हैं, ये एजुकेटर वो एजुकेटर, मतलब एक तो हर कोई एजुकेटर है आजकल, तो इस चीज पे ध्यान दें कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एग्जाम है एमपी सेट का, ये फैक्चुअल एग्जाम है, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। 90% ऑफ द क्वेश्चन विल बी यस और नो, या तो आते होंगे नहीं आते होंगे। इसमें आप कोई है ना थिंकिंग नहीं बिल्ड कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली बिना सोचे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे जेआरएफ सीएसआर का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आप अगर आपको कुछ नहीं पता है ना क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको बना सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधा वो पूछेगा कि भैया पता है या नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि सीलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का वो कैसा होता है, 9+2 9+0, तो अब इसमें क्या सोचोगे, तुमको सीधा सीधा पूछ लिया कि सीलिया में कौन सा है, 9+2 है 9+0 है, बेसल बॉडी क्या होता है, जस्ट लाइक दिस। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना कि फैक्चुअल पार्ट है, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है इस एग्जाम की। दिस इज द सैड पार्ट कि ये एक फैक्चुअल एग्जाम है, ठीक है। तो बट दैट इज द पॉइंट। नाउ स्टैंडर्ड बुक्स को यूज करो जो अभी तक आप यूज करते हुए आ रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई कोचिंग मटेरियल यूज कर रहे हो तो आप उसी को यूज करें, बहुत ज्यादा इधर उधर ना भागे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है क्योंकि सब आपके फियर पे खेल रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। सब चाहते हैं कि उनकी चीज बिके, उनका मटेरियल अच्छा हो, ये वो, सबको लगता है कि आपको डराओ, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट में डालो और अपना प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। फॉर्चुनेटली हम उधर नहीं है, ये अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब अगेन दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेट क्या होना चाहिए हमारा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए पेपर 1 में 70+ मार्क्स लेके आना और पेपर 2 में 150+ मार्क्स लेके आना। द एक्चुअल टारगेट शुड बी 220 मार्क्स आउट ऑफ 300। इतना तो चाहिए ही चाहिए भैया, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल कट ऑफ को सोचोगे, जैसे तुमने देखा कट ऑफ तो 163 था, आप तो 220 नंबर लाने की बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो आप, ये तो मतलब पागल बना रहे हो। अरे भैया पागल नहीं बना रहे हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कट ऑफ को देख के ही प्रिपेयर करोगे ना तो आप कभी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा हाई लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा, ताकि 2-5 गलतियां भी हो ना तो आप कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रहो। गेटिंग इट? एंड दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है।
नाउ इस चीज़ को ध्यान में रखना प्लीज़, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे भी आप रिवाइज कर रहे हो या जहाँ पे भी लिख रहे हो, वहाँ पे एक 220 रखो और इस पर काम करते रहो। पेपर 1 को प्लीज़ लाइटली मत लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लिमिटिंग फैक्टर जो आपकी रैंक को डिसाइड करने वाला है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है, और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्के मार सकते हो, लेकिन तुक्कों से सिलेक्शन नहीं होगा। तो फॉर सिलेक्शन यू हैव टू रीड, यू हैव टू वर्क हार्ड विथ ए स्मार्ट प्लान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लास्टली, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ रिविजन प्लान। जैसा कि मैंने 2 बार पहले भी बोला है, कोई अगर बिगिनर है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना बेटा कि आपसे नहीं हो पाएगा। एक यूनिट को 4 दिन में सिर्फ रिवाइज किया जा सकता है, वापस पूरा पढ़ा नहीं जा सकता। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल दैट यू विल फिनिश बायोकेमिस्ट्री इन 4 days इफ यू आर अ बिगिनर। नियरली इम्पॉसिबल, सम जीनियसेस हो सकते हैं बट नियरली इम्पॉसिबल इट इज। दूसरी बात, अपने आप को सब्जेक्ट से कनेक्ट करो, सोचो उसके बारे में कि ये ऐसा क्यों है, क्या है, और जब रिवाइज करो तो क्रिएट योर कनेक्शंस इन अ वेरी लॉजिकल वे, सो दैट अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है एक्चुअल एग्जाम में, तो आप उसके बारे में सोच के थोड़ा सा कोशिश करो कि यार मैं क्लोज पहुंच जाऊं, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो लॉजिकल तुक्का मारने में क्या बुराई है, सिर्फ ऐसे तुक्का मारने के बजाय, ठीक है। सो लॉजिकल कंजेक्चर पे आप थोड़ा सा काम करें, गैस लेने की कोशिश करें बट एजुकेटेड गैस लें, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन फोल्डिंग में किस तरह से काम होता है, तो अगर मुझे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रोटीन फोल्डिंग में अल्फा हेलिसेस जो होते हैं वो प्रोटीन में अंदर की तरफ होते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो सरफेस ऑफ द प्रोटीन पे मिलते हैं। अब मुझे कभी पढ़ा नहीं है मैंने ये कि प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है, बट जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि प्रोटीन पानी में है तो मैं निकाल सकता हूँ इसको, मतलब आंसर बात कर सकते हैं हम इस पे। आखिरी में, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, हेल्प से मेरा मतलब है कि अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है इन योर प्रिपरेशन, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको एंड ऑफ द वीडियो पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे बस में होगा तो हम डेफिनेटली इसके लिए हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। ओके, so that's it from my side guys. I am very much thankful to you that you have given this amount of time to our video and to me specifically, and yeah, thank you. All the best, लग के काम करो, definitely you are going to get a very 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 good result. All the best.